पूरे मिडिल ईस्ट में फिलहाल खौफ का माहौल है। कहीं भी कभी भी आसमान से मौत बरस सकती है। दुबई हो या दोहा, पूरे मिडिल ईस्ट में आज कोई भी 100% सेफ नहीं है। आप मिलिट्री पर्सनल हो या सिविलियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा कब तक चलने वाला है, किसी को पता नहीं। एक तरफ है ईरान, जिसने अभी अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी को खो दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनके 40 से ज्यादा कमांडर्स और टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया। काफी हद तक ईरान की लीडरशिप का सरकलम हो चुका है। उनके एयर डिफेंस और एयर फोर्सेस को पहले से ही तबाह कर दिया गया था। लेकिन अपने डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम, मोसियाक डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ईरान अब बदले पर उतर आया है। और वो ना आओ देख रहा है, ना ताओ। कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, कोई रेड लाइन नहीं है। और उसको इस बात का भी फिक्र नहीं है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री से लोहा ले रहा है। अमेरिका अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, न्यूक्लियर सबमरीन, पूरे मिडिल ईस्ट में स्थित दर्जनों बेसिस से ईरान के ऊपर हमला पर हमला किया जा रहा है। इजराइल भी पूरा जोर लगा रहा है ईरान को तबाह करने के लिए। अपनी बेहतरीन इंटेलिजेंस और कोवर्ट ऑपरेशन से उसने ईरान की लीडरशिप का सफाया कर दिया। लेकिन फिर भी ईरान सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा है। और यह अमेरिका और इजराइल दोनों के कैलकुलेशन के विपरीत जा रहा है। देखा जाए तो यह सिचुएशन काफी ब्लैक एंड व्हाइट था, कम से कम कागज पर। ईरान के पास जंग जीतने के लिए कोई चांस नहीं था, ना अब है। सिर्फ मिलिट्री फायर पावर की अगर हम बात करें तो ईरान पहले से ही यूएस और इजराइल से बहुत कमजोर था। और अब तो उसकी टॉप लीडरशिप का भी सफाया हो गया। आज ईरान की जनता भी, जो सरकार है, जो इरानियन रिजीम है, उसे पसंद नहीं करती है। ईरान की जो आवाम है वो सालों से देश की इस तानाशाही से त्रस्त आ चुकी है। बगावतें हो चुकी हैं, लोग सड़क पर उतर आ चुके हैं। लेकिन जिस हिसाब से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में पिछले 2 दिनों से तबाही मचा रहा है, उससे तो लग नहीं रहा है कि ईरान की रजीम अभी सरेंडर करने के मूड में है। ईरान आज अकेला मिडिल ईस्ट में लगभग हर देश से लड़ रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में हर जगह एक साथ स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है। और उसकी मदद करने के लिए मिडिल ईस्ट तो छोड़ो, पूरी दुनिया में भी कोई आगे नहीं आ रहा है। फिर भी ईरान की रजीम लड़े जा रही है अकेले। सवाल है, यह हो कैसे रहा है? क्या है इरानियन रजीम की स्ट्रैटेजी? दुनिया के सबसे बड़े पावर के खिलाफ आखिर कब तक यह रजीम टिक पाएगा? क्या है ईरान का एंड गेम इस वॉर में? और क्या यह ट्रंप की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या सबसे बड़ी भूल? आइए समझते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ईरान ने इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन टारगेट्स पर बम बरसाना शुरू कर दिया। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त भी इजराइल पर लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। जेरूसलम में विस्फोट रिपोर्ट किया जा रहा है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। पूरे इजराइल में अफरा तफरी फैल कर रखी हुई है। गल्फ स्टेट्स की बात करें तो बहरेन के यूएस नेवल बेस को बार बार अटैक किया गया। दुबई में होटल्स और एयरपोर्ट्स हिट हुए हैं। कुवैत में लगातार सायरन्स बज रहे हैं। उधर एक अमेरिकन F-15 फाइटर जेट भी मार गिराया गया, शायद अपने ही फ्रेंडली फायर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम से। इराक में एरबिल में एक यूएस एम्यूनिशन डिपो को ईरान ने खत्म कर दिया, आंख के हवाले कर दिया। ओमान का दुख कमर्शियल पोर्ट भी टारगेट का निशाना बना। और अब तो यह खबर है कि कुवैत में यूएस एम्बेसी तक भी, उस पर भी हमला हो चुका है। यूके के साइप्रस बेस पर भी ड्रोन अटैक की खबर अब आ रही है। डैमेज हालांकि यहां लिमिटेड है। अब ईरान का कहना है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी 4 क्रूज मिसाइल से अटैक किया है उन्होंने। यूएस ने अभी तक इस बात को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ईरान की माने तो कैरियर को फिर इन अटैक्स के बाद उस एरिया से हटा दिया गया। और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना अपने आप में युद्ध में, अमेरिकन हिस्ट्री में तो अनप्रेसिडेंटेड है इन रीसेंट हिस्ट्री। इन सब हमलों में अभी तक 3 यूएस ट्रूप्स की मारे जाने की खबर आ चुकी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि युद्ध में ऐसा होता है और भी सैनिक मारे जा सकते हैं। 3 U.S. military service members have been killed in action, and sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. यही तो यूएस का सबसे बड़ा डर था, लॉस ऑफ अमेरिकन लाइव्स। आप चाहे जितने भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स डिप्लॉय कर दो, कितने भी आप ड्रोन उड़ा लो, कितने भी प्रिसिशन मिसाइल्स दाग दो, उससे आपकी ताकत बढ़ती दिखती है, लेकिन आपके टारगेट्स भी बढ़ जाते हैं। जितने ज्यादा एसेट्स एक रीजन में लाओगे, जितने लोगों को डिप्लॉय करोगे, उतने ही आपके टारगेट्स बढ़ जाएंगे। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मेज में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 3 यूएस और यूके लिंक्ड ऑयल टैंकर्स पर भी हमला
हमला करके तेल के बहाव पर भी जबरदस्त रोक लगा दी है। तो इसीलिए आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दामों में जबरदस्त उछाल दिखेगा, स्टॉक मार्केट में ताबड़तोड़ गिराव दिखेगा। इजराइल में भी 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, 100 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की बात करें तो इराक में 2, यूएई में 3 जाने अभी तक जा चुकी हैं। लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा जाने तो ईरान में ही गई हैं, जहां 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 150 से ज्यादा जाने एक लड़कियों के स्कूल में गिराए गए बॉम्ब से हुई है, जिसे इजराइल ने वहां बॉम्ब किया था। अभी खबर यह भी आ रही है कि वहां के गांधी हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद वहां से पेशेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। ईरान की लीडरशिप तितर बितर हो चुकी है, फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान भी पूरे मिडिल ईस्ट में बम बरसाए जा रहा है। ईरानियन प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी की हत्या, उसका बदला लेना ईरान की ड्यूटी है, उनका लेजिटिमेट राइट है। नए इंटरिम लीडरशिप काउंसिल ने इमीडिएटली इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। आईआरजीसी अभी तक कह रही है कि उनका मोस्ट इंटेंस ऑफेंसिव ऑपरेशन अभी आना बाकी है। कैसे आना बाकी है मैं अभी आपको समझाता हूं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है और उनका कहना है कि ईरान ने पिछले 2 दशकों से अपने अगल बगल में यूएस मिलिट्रीज को हारता हुआ उन्होंने देखा है, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, इंप्लीमेंट किया है। इसीलिए उनका चैलेंज है कि जितना बम गिराना है तेहरान पर गिरा दो, हमारी लड़ने की काबिलियत है, हमारी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह हवाबाजी नहीं है, यह एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन है जिसे हम डिटेल में आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्विक थैंक्स टू आउटस्किल, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। एक और जंग चल रही है हमारे दुनिया में, उनके बीच में जो एआई जानते हैं और जो रिडंडेंट हो रहे हैं। एआई की वजह से एक के बाद एक इंडस्ट्री रीशेप हो रही है। कई कंपनीज एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके अपने करियर एडवांसमेंट कर रहे हैं। आप भी एआई का इस फील्ड में हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? आप एक 2 दिन का लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो हो रहा है इस सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे। वैसे तो इस ट्रेनिंग मास्टर क्लास की फी है 10,000 रुपए, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर्स आउटस्किल ने इसे देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है। 16 घंटे की इस ट्रेनिंग में आपको 10 से ज्यादा टूल्स मिलेंगे एआई को पर्सनलाइज बनाने के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे यूज करना है उसे मास्टर करना आप सीखोगे। रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कैसे करना है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, इमेजेस, वीडियोस कैसे बनाना है, एआई एजेंट्स को कैसे आप डेवलप कर सकते हो। 40 देशों में 1 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, यह फ्री ट्रेनिंग आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए, एआई को समझने के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर क्लिक करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए फॉर दिस फ्री ट्रेनिंग। डोंट मिस आउट ऑन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ईरान आज घायल है, खोराया हुआ है, लेकिन वो आज भी एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसे दुश्मन को सबसे गहरी चोट पहुंच पाए। इस स्ट्रेटजी में 3 किस्म के टारगेट्स हैं। पहले उन टारगेट्स की बात कर लेते हैं। पहला निशाना है यूएस मिलिट्री एसेट्स। ईरान ने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि वो अमेरिकन बेसेस पर सीधा सीधा हमला करने वाला है। जहां तक उसके मिसाइल्स पहुंच सकते हैं वहां अटैक किया जाएगा। इसीलिए बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, इसके अलावा ईरान ने दूसरे दिन एक मैसेज भी दिया है कि अगर कोई भी देश बीच में आता है, अमेरिका को सपोर्ट करता है, ईरान उसे भी जवाब देने से हिचकिचाएगा नहीं। अभी साइप्रस के यूके बेस पर भी अटैक इसी पॉलिसी का नतीजा है, क्योंकि यूके ने कह दिया कि हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो अब यूके भी निशाने पर आ चुका है। ईरान की स्ट्रेटजी का दूसरा निशाना है तेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हम पहले ही देशभक्त पर कर चुके हैं कि दुनिया का 20% वाटरबोर्न ऑयल यहीं से गुजरता है, यहीं से बाहर निकलता है। ईरान ने पहले दिन से ही इस ट्रेड को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया था, टैंकर्स हिट करके। पहले रेडियो वार्निंग्स इशू किए गए। आईआरजीसी ने मर्चेंट शिपर्स को बोल दिया यहां से हट जाओ। मर्स्क जैसे बड़ी बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने इमीडिएटली क्रॉसिंग्स सस्पेंड कर दी यहां से, क्योंकि अगर यहां कोई शिप डूब जाएगा तो उसे शायद इंश्योरेंस तक नहीं मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास शिप्स की अभी लाइन लगी हुई है क्रॉस करने के लिए। मूवमेंट ऑलमोस्ट 0 अब हो चुका है। अब इसका नतीजा क्या होगा जब यहां से तेल नहीं निकलेगा? ब्रेंट क्रूड 13% एक दिन में जंप कर गया, और एशियन मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो यूएस क्रूड $75 तक चले गया है, और इसका एक इकोनॉमिक और स्टॉक मार्केट पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
खबर यह भी आ रही है कि हुतीज ने सऊदी अरेबिया स्थित एरामको प्लांट को भी एक निशाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोसेसिंग प्लांट है ये। तो क्लियरली एक एजेंडा है कि तुम्हारे पास मिलिट्री पावर है तो हमारे पास तेल का बहाव रोकने की शक्ति है। तीसरा स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल अटेंशन को अपनी तरफ खींचो और एक प्रेशर बनाओ। यह स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लोकप्रिय नहीं होने वाली है और लोग ईरान के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन है, यह कैलकुलेशन में फैक्टर्ड है। ईरान सिर्फ यूएस बेसेस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट नहीं कर रहा है। उन्होंने दुबई के होटल्स को क्यों हिट किया, दुबई में एयरपोर्ट्स को निशाना क्यों बनाया, ओमान का कमर्शियल पोर्ट को क्यों हिट किया। यूएई के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने का ये जो प्लान है ये पागलपन नहीं है, ये एक प्रेशर बिल्डिंग स्ट्रेटजी है। दुबई जैसे सेफ जगहों को अगर आप हमला करोगे, वहां जो बिजनेस है, वहां की इकोनॉमी है, अगर उसका प्रोस्पेक्ट आप बिगाड़ोगे तो क्या होगा, खामियाजा ये जो इकोनॉमीज हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रही हैं, खामियाजा इनको होगा। ये अमेरिका पर प्रेशर लगाएंगे कि भैया यहां आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एरिया पीसफुल नहीं रहेगा तो लोग यहां निवेश नहीं करेंगे। तो इसी बात को सोचकर यहां अटैक हो रहा है। लेकिन एनालिस्ट का यह भी मानना है यह स्ट्रेटजी बैकफायर कर सकती है, क्योंकि गल्फ स्टेट्स में अगर सिविलियन कैजुअल्टीज हुई तो आने वाले सालों में ये देश और करीब अमेरिका के हो जाएंगे, ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ईरान में जो अभी रिजीम है वो कल की नहीं देख रहा है, वो तो बदले की भावना में अभी अंधा हो चुका है। वो आज की देख रहा है और उसे कल क्या होने वाला है, एक साल बाद क्या होने वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पड़ाव पर कि यह सब ईरान कर कैसे पा रहा है, क्योंकि दूसरा अगर कोई देश होता अभी तक उसका हैप्पी बर्थडे हो चुका होता। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का यह ट्वीट जो 1 मार्च को किया था काफी इंटरेस्टिंग है। ट्वीट करके एक चैलेंज दिया गया है अमेरिका को कि आओ जितने बम बरसाने हैं बरसा दो, हमने अपना डिसेंट्रलाइज्ड मोसैक डिफेंस स्ट्रेटजी एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी ईरान में कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर शायद नहीं है। पूरे देश को डिवाइड कर दिया है इनटू 31 ऑटोनोमस यूनिट्स। ये 31 प्रोविंसेस एक गुरिल्ला स्टाइल ऑपरेशन से मिसाइल्स दागेंगे। इनका काम यही है कि जितना लंबा इस युद्ध को खींच सको, विदाउट सेंट्रल कंट्रोल, विदाउट सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, इस जंग को आपको जारी रखना है। ये 2005 में आईआरजीसी ने इस डॉक्ट्रिन को डेवलप किया था। इराक में, अफगानिस्तान में उन्होंने सीख लिया कि एसिमेट्रिकल आपको वॉरफेयर करना है, गुरिल्ला टैक्टिक्स आपको लगाना है, क्योंकि आपकी जो एडवर्सरी है वो टेक्नोलॉजिकली तो सुपीरियर है, उसको तो आप वहां डिफीट नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने देश को सोचो एक मोसैक बना दो, माने छोटे 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 टाइल्स समझ लो, और एक तेहरान और बाकी 30 और प्रोविंसेस जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे। तो अगर बीच का सर आपने धड़ से हटा भी दिया तब भी देश सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि यहां जो लोअर लेवल कमांडर्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की अनुमति दी गई है। तो ये एक लेयर्ड सिस्टम है और ये मैक्सिमम दिनों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये सबसे बड़ी सिरदर्दी अब बन गई है अमेरिका और इजराइल के लिए। दूसरी बड़ी सिरदर्दी, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्स आर्सेनल आप कह सकते हो, और मिडिल ईस्ट में बहुत शक्तिशाली आर्सेनल है इनके पास। अगर आप 2026 की शुरुआत की बात करें तो माना जाता है ईरान के पास 2000 से 2500 ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। मैं ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिसाइल्स की बात कर रहा हूं जिनका रेंज 2500 किलोमीटर तक जा सकता है, सारे यूएस बेसेस को उस रीजन में हिट कर सकता है। इसमें जो सबसे डेडली मिसाइल्स हैं, कहा जाता है उसका तो इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। खबर अब आ रही है इनिशियल स्ट्राइक्स के बाद ये जो डेडली आर्सेनल है इसे रिलीज किया जाएगा, जिसमें फतह सीरीज आती है, जिसे हाइपरसोनिक फ्लैगशिप मिसाइल कहा जाता है। इसका जो एंड स्टेज है वो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, उसका स्पीड मार्क 15 तक जा सकता है, मैंने स्पीड ऑफ साउंड से 15 गुना ज्यादा। उसके बाद आता है खुर्रम शाहर 4 एडवांस सॉलिड फ्यूल MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक हाई प्रिसिशन मिसाइल है, ये मोबाइल है और इसे बहुत जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से यह भी लगता है कि ईरान खाली नहीं बैठा था, वो अपने मिसाइल्स को और भी ज्यादा एडवांस्ड बना रहा था। इस तस्वीर को देखिए, 1 मार्च को लिया गया यह तस्वीर दिखा रहा है एडवांस्ड री एंट्री व्हीकल डिप्लॉइंग डिकॉय स्वॉर्म। इसका मतलब क्या है? ये डिकॉय स्वॉर्म क्या है? ये जो छोटे छोटे चीजें आप देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि एक मिसाइल में डिकॉयज बिल्ट इन होते हैं जो तितर बितर हो जाते हैं जब वो अपने टारगेट को हिट करने वाला होता है। इसका मतलब यह होता है कि जब आप इस मिसाइल को हिट करने की कोशिश करोगे तो आपके जो सिस्टम है, पेट्रियट है, थार्ड है, एरो 3 है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे मारना क्या है। यह रेप्लिकाज एक सस्ता तरीका है
है वॉरहेड को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि भाई आपको एक मिसाइल को गिराने के लिए 2, 3, कभी कभी 6 पेट्रियट मिसाइल दागने होंगे। अब अगर आप एक वॉरहेड के साथ 15-20 डिकॉयज भी लगा दो तो फिर आपकी ये जो हाईटेक शील्ड है वो अपने आप वनरेबल हो जाती है। और अमेरिका और इजराइल इस बात को अब समझ चुके हैं कि उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिसाइल्स ही हैं। उनका डिफेंस शील्ड अनलिमिटेड तो है नहीं कि बार बार जो ईरान दागेगा वो उसे हिट डाउन कर पाएंगे। और इसीलिए एक रेस बन गया है, किसके मिसाइल पहले खत्म होंगे, वो मिसाइल जो ईरान दागेगा या वो मिसाइल जो इंटरसेप्ट करेगा। और अमेरिका के पास इंटरसेप्ट स्ट्रेंथ कम है, यह बात अब छुपी नहीं है किसी से। कहां ट्रंप सोच रहे थे ईरान को जल्दी सरेंडर करवा देंगे, लेकिन ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ है अली लारीजानी, उन्होंने डिसमिस कर दिया है कोई भी रिपोर्ट की कोई बातचीत नहीं होने वाली है, कोई नेगोशिएशन अमेरिका के साथ होने नहीं वाली है। अब आप सोचिए, खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई ना कोई सुलह हो जाए, कोई ना कोई सीज फायर हो जाए, लेकिन तेहरान मना कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है तेहरान? क्योंकि तेहरान को अगर आज वो सीज फायर करेगा तो वो उसकी हार मानी जाएगी, ट्रंप इसे एज अ विक्ट्री लेगा। ये गलती ऑलरेडी ईरान ने कर दिया था। ईरान का मानना है कि जून में सीज फायर करके उसने सिर्फ इजराइल और अमेरिका को अपॉर्चुनिटी दिया कि वो अपने मिसाइल को रीस्टॉक कर पाए, अपने आप को रीमोबिलाइज कर पाए। और इसीलिए इस बार अमेरिका बहुत सारी तैयारी के साथ इस युद्ध से पहले आई थी। इसीलिए उनका मानना है कि अभी सीज फायर करने का मतलब है कुछ महीने बाद फिर से अटैक झेलना। इसीलिए तेहरान कह रहा है कि अभी तो सीज फायर नहीं, क्योंकि अभी जो डैमेज उसने पहुंचाया है अमेरिका को वो और भी ज्यादा होने वाला है, वो क्षति और ज्यादा होगी, उसके बाद सीज फायर की बात हो सकती है। अदरवाइज कल क्या होगा, यूएसए फिर से वॉर शुरू कर देगा और फिर से तेहरान पर अटैक करेगा। तेहरान के लिए सीज फायर तभी सेंस ला पाएगा जब कहीं ना कहीं एक कॉस्ट ऑफ वॉर यूएस पर इंपोज होगा, और अभी तक वो कॉस्ट इंपोज नहीं हुआ है। और जब तक ना वो क्षति पहुंचाएगा, तेहरान का यह मानना है 2 दिन बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। तो पहले क्षति पहुंचाएंगे फिर बात करेंगे, ये अभी कैलकुलेशन है। अब आयतुल्लाह खमीनी के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद कोई रेड लाइन तो बाकी नहीं रहा है। उसे किसी को समझाने की जरूरत तो है नहीं, किसी को जस्टिफिकेशन देने की तो जरूरत नहीं है कि हम सिविलियन को क्यों मार रहे हैं और हम मिलिट्री टारगेट्स को क्यों मार रहे हैं। और इसीलिए यह युद्ध काफी ज्यादा और गंभीर हो गया है। इट कैन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और इसमें ईरान का अब यह मानना है कि उसने इतने बार जो अमेरिका की धमकियां का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, उसका यह मतलब बना दिया गया था अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में कि वो वॉर लड़ने लायक है नहीं, इट इज नॉट विलिंग। इसीलिए तेहरान अब उल्टा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अगर युद्ध पर उतर आए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, चाहे हम खुद तबाह हो जाएं। और जहां तक ट्रंप की जो विजुअल थिंकिंग है कि एक रेवोल्यूशन होगा, लोग सड़क पर आ जाएंगे, उनकी फोटो ऊपर ले जाएंगे और सत्ता पलट हो जाएगा, वो जो विंडो था अब वो विंडो धीरे धीरे बंद हो रहा है। जो सिस्टम है, जो थियोक्रेटिक रिजीम है, उन्होंने आपस में अपने रैंक्स क्लोज करना शुरू कर दिया है। जो लीडरशिप सिस्टम है वो तबाह हो चुकी है, लेकिन अभी भी सरेंडर नहीं कर रही है। तो सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, ये खत्म कैसे होगा? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो पहले पूछना चाहिए था, युद्ध करने से पहले। आपने युद्ध तो शुरू कर दिया, ये पूछा नहीं ये कैसे खत्म होगा। और शायद इसीलिए ये ट्रंप की सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। पिछले कुछ घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बस बुरी खबरें ही आई हैं। और मैं स्ट्राइक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बैलिस्टिक अटैक की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कह दिया है कि कोई न्यूक्लियर साइट पर पिछले 2-3 दिन से अटैक नहीं हुआ है। तो फिर आपने अटैक क्यों किया था? सिर्फ सत्ता बदल करने के लिए, या देश को या दुनिया को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से बचाने के लिए, या ये भी एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह झूठ था? उधर पेंटागन ने कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को यह बता दिया कि ईरान कोई अटैक नहीं करने वाला था अमेरिका के ऊपर। जिस बिना पर यह पूरा अटैक हो रहा है कि इट वाज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, खुद पेंटागन कह रहा है कि भाई ये अटैक करने वाले थे नहीं। तो जो ट्रंप का ओरिजिनल प्लान था, जिस तरीके से उसने अटैक करके न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए थे, बंकर बस्टिंग गिराए थे, उसका प्लान यही था कि एक क्विक अटैक करो, जैसे वेनेजुएला में किया था, सरेंडर करवाओ, लीडर को मारो और विक्ट्री डिक्लेयर कर दो। यह पूरा का पूरा प्लान अब क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। और आप एरियल बॉम्बिंग करके कहीं रजीम चेंज नहीं कर सकते हो, मिडिल ईस्ट में तो नहीं कर सकते हो। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना पड़ेगा और उससे होंगी मौतें। तो अगर अब ट्रंप इस वॉर को लंबा खींचते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजते हैं, तो क्या यह ट्रंप के लिए एक अफगानिस्तान बन जाएगा? याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ऑलरेडी काफी मजाक उड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सालों से ओबामा का मजाक उड़ाया है कि ओबामा सत्ता में रहने के लिए ईरान पर हमला करेंगे। अब वो काम खुद ही कर रहे हैं। और अगर अमेरिका के लिए एक और अफगानिस्तान बन जाए तो क्या?
ये एक फॉरएवर वॉर बन सकता है, क्योंकि आज भी ईरान में जो स्थिति है वो हार के भी, दूसरों की जिंदगी तबाह करके भी इस वॉर को, इस युद्ध को खींचे जा सकते हैं। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उनके पास एक मोसियाक डिफेंस सिस्टम है। जब तक ना आप उस देश के अंदर घुस के, जो कि एक नेचुरली फोर्टिफाइड देश है, इतने सारे माउंटेन है, उस देश को हराना इतना आसान नहीं है। 1000 से ज्यादा गवर्नमेंट एंड फॉर्मर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया गया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत अच्छी इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी है इजराइल के पास, लेकिन उसके बावजूद, फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट को मार डालने के बावजूद यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यूएस ने एक और बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है। दुनिया भर में एक शिया रिलीजियस लीडर जिन्हें माना जाता था, आयतुल्लाह खमीनी, उन्हें रमजान के महीने में आपने मारा है, जिससे और भी लोगों के अंदर एक गुस्सा है। जैसा कि एक अमेरिकन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि ये वही बात हो गई कि लेंट के समय आपने पोप को मार गिराया। ये वही सेंटिमेंट उछालने की बात है। और नॉट टू फॉरगेट, इंटरनेशनल मीडिया में यह बात नहीं हो रही है कि कितने बच्चियों को आपने मार गिराया एक मिसाइल स्ट्राइक से। तो आपको क्या लगता है, ईरान में लोग डोनाल्ड ट्रंप का फोटो लेकर रास्ते पर उतरेंगे, यूएस के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर अपने ही रजीम के साथ आ जाएंगे इस मुश्किल घड़ी में? क्या यह हो सकता है कि सत्ता पलट के जगह अमेरिका ने सत्ता को बचाने का काम किया है, जिसके खिलाफ ऐसे में ही एक रेवोल्यूशन हो रहा है? जो सिरिंसियोन है तो ये अमेरिका के न्यूक्लियर एक्सपर्ट, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी खूब की है कि इस वॉर से सत्ता पलट करने के लिए यह वॉर तो किया गया था, रजीम चेंज करने के लिए वॉर किया गया था। सवाल अब यह है कि रजीम चेंज कहां होने वाला है इस वॉर की वजह से, ईरान में या अमेरिका में? मेनी थैंक्स टू आउटस्किल फॉर मेकिंग दिस डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। ये वाला युद्ध के बारे में तो नहीं मालूम, एआई वाला जो युद्ध है उसको तो आप जीत सकते हो वीकेंड में 2 दिन का एआई मास्टर क्लास अटेंड करके। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। आई एम श्योर यू गोइंग टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस फ्री अपॉर्चुनिटी।